सियासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी को किसी भी वक्त आम इंतखाबात होने का इंदिया दे रहे हैं। इंतखाबात की तैयारी की बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए भाग दौड़ कर रही है, मगर इस सारे मंजरनामे में शहबाज शरीफ पुरस्रार खामोशी लिए गायब है। नून लीग को पै दर पै शिकस्तों का सामना है। एक के बाद एक दूसरा इंतखाबी धचका लगता जा रहा है। पहले वो कश्मीर से इलेक्शन बुरी तरह हारी, फिर सियालकोट से वो सीट भी हार गई जो 30 साल से नून लीग के पास थी। इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में नून लीग को 17,000 वोटों की बढ़तरी मिली थी। अब वही हल्का ये जमात 7,000 वोट से हारी है। नून लीग आजाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करके एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। कहा जा रहा है कि एहतजाजी तहरीक पूरी कुव्वत के साथ मरहलावार चलेगी। धांधली के शवाहिद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। एहतजाजी तहरीक कब चलाई जाएगी, कैसे चलाई जाएगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई जाएगी, इसका कोई लाहे-अमल नहीं दिया गया। इंतखाबात और हिकमत अमली हर शोबे में नून लीग की कारकर्दगी सवाल पजीर है। ये जमात बयानात और बयानिए में भी तकसीम का शिकार नजर आती है। मज़ाहमत और मफाहमत के दरमियान चलने की कोशिश में लड़खड़ाती नजर आती है। ये खबरें आ रही हैं कि आजाद कश्मीर इलेक्शन हारने के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो रही है। शहबाज शरीफ इस शिकस्त का जिम्मेदार मरियम नवाज और उनकी इंतखाबी मुहिम को समझते हैं। शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, इसके बावजूद उन्होंने आजाद कश्मीर जाकर इंतखाबी मुहिम न चलाई और अब नून लीग की हार के बाद से उनका एक बयान तक नहीं आया। शहबाज शरीफ की खामोशी पर लीगी लीडरशिप का मौकफ यह है कि जब बाकी रहनुमा बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ के बात करने की जरूरत क्या है। ये सूरत हाल देखकर वाज़ेह हो रहा है कि नून लीग तबाही के रास्ते पर चल पड़ी है। इसका शराजा बिखर रहा है, इसकी सियासत दफन हो रही है। नाज़रीन, बात बयानिए के बिखरने से पार्टी के बिखरने तक जा पहुंची है। की बात दुरुस्त मान भी ली जाए तो सवाल पैदा होगा कि शहबाज शरीफ की जगह जिन रहनुमाओं ने बात की है वो भी सिर्फ बयानात तक ही महदूद रही है। अब तक कोई हिकमत अमली नहीं दी गई और हिकमत अमली ना देने की वजह भी वो कंफ्यूजन है जो नून लीग की शनाख्त बन चुकी है। नून लीग की सियासी पॉलिसी एक ऐसा मुअम्मा है जो समझ रहा है ना समझाया जा सकता है। कभी नून लीग मज़ाहमत की बात करती है, कभी चुपचाप सर झुका देती है, कभी बोलती है, कभी खामोश हो जाती है और सिर्फ खामोश नहीं होती बल्कि अपनी खामोशी के जवाब भी पेश करती है। को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नून लीग के कायद नवाज शरीफ अच्छा अब इजाजत दो कहकर लंदन जा बैठे हैं। बताया गया कि वो बीमार है, पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन नहीं, बरतानिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इन्हें लंदन गए भी 1 साल और 8 महीने हो गए हैं। वो कौन सा इलाज करा रहे हैं, कहां करा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। हाँ, उनकी सड़कों पर वॉक करने की, कॉफी शॉप में कॉफी पीने की, पिज्जा खाने की और पोलो ग्राउंड में पोलो मैच देखने की तस्वीर जरूर सामने आती है। उनकी वापसी के मुतालिक भी मुतज़ाद बयान दिए गए। कभी कसम उठाकर कहा गया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, कभी कहा गया इलाज करा के आएंगे, कभी कहा गया यहां आ गए तो जान का खतरा है। लंदन जाने के बाद वोट को इज्जत देने वाले नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए वोट दिलवाया। इस बात के बावजूद दिलवाया कि वो उन पर संगीन इल्जामात लगा चुके हैं और खुद को जमहूरी जमात कहलाने वाली नून लीग में अरकान या रहनुमाओं से कोई मुशावरत तक नहीं की गई, बल्कि नवाज शरीफ ने चंद कायदीन को लंदन बुलाया और हुक्म दिया कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गैर मशरूत हिमायत करनी है। ये वाली मफाहमत करने से पहले मज़ाहमत की अलम बरदार मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मफाहमत का रास्ता इन्हें आता है, इसके लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ करने पड़ते हैं। फिर हुकूमती वजीर ने बताया कि यही कुछ तो नून लीग ने किया। नून लीग के सदर कहते हैं वो कौमी मफाद के लिए नवाज शरीफ के पांव पकड़ेंगे। नून लीग के सीनियर नायब सदर कहते हैं पांव पकड़ने वाली बात सरेआम नहीं करनी चाहिए थी। और इस कंफ्यूजन में यह तक पता नहीं चलता कि जिस कौमी मफाद के लिए शहबाज शरीफ पांव पकड़ना चाह रहे हैं वो है क्या। हुकूमत गिरानी है, चलने देनी है तो कब तक चलने देनी है। इन सवालों के जवाब में भी नून लीग के पास कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं। कभी आर या पार करने के ऐलानात किए जाते, कभी सड़कों पर निकलकर हुकूमत गिराने के इरादे जाहिर किए जाते हैं, कभी मिड टर्म इलेक्शन की ख्वाहिश जाहिर की जाती है और कभी कहा जाता है यही हुकूमत रहनी चाहिए। हुकूमत एक तरफ तर्ज हुकूमत पर भी नून लीग कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। एक लीडर ने कहा 2 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जो मुल्क को बहरान से निकाले। एक और लीडर कहते हैं कौमी हुकूमत से बुरी कोई चीज नहीं
नहीं हो सकती। मुकद्दमात का सामना करने पर भी नून लीग में कंफ्यूजन नजर आता है। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ और इन सब ने कानून और अदालतों का सामना किया, लेकिन नून लीग के कायद नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर हैं और किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकारी है। उनके बेटे हसन और हुसैन ने किसी अदालती कार्रवाई का सामना नहीं किया। नवाज शरीफ के समधी और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद हो गई, जिसके बाद वो बरतानिया चले गए और अभी तक वहीं हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, उनके बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान, दामाद अली इमरान और दामाद हारून यूसुफ, ये सब इश्तिहारी हैं। आखिर इस दो अमली और कंफ्यूज्ड पॉलिसी की वजह क्या है? बात हमारे पास हमारे मुल्क के सीनियर सहाफी तज़्ज़िया-निगार जनाब मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर तज़्ज़िया-निगार मोहतरमा हुमा बकाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप दोनों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मज़हर साहब, सर ये शहबाज शरीफ क्यों खामोश हैं? सर मैं इनके कंफ्यूजन, इनकी डुअल पॉलिसी पे तो आता ही आता हूँ, मगर शहबाज शरीफ की खामोशी को क्या समझते हैं आप? क्यों खामोश हैं वो? शुक्रिया अली। देखिए, एक तो खामोशी की वजह जो आपने दायरा इतने तवील अपने इब्तदाइया में बता दी, वो बिल्कुल अपनी जगह है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ को मफाहमती जो फार्मूला था उनका, उस पर खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और माजी में भी ये हुआ, जब माजी से मुराद ये कि 2016 के बाद जब नवाज शरीफ साहब ने जो है वो GT रोड का रास्ता इख्तियार किया, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ का ख्याल था कि हमें मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, मज़ाहमत हम नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं। और एक स्टेज ऐसे ही आई कि नवाज शरीफ ने कहा कि अच्छा आप जाके मफाहमत करके देख लें, लेकिन वो मफाहमती उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो शायद उनकी शहबाज शरीफ की तवक्कुआत के बरखिलाफ। आखिर में उन्हें कुछ कामयाबी ये मिली जब वो वापस बाहर जाने लगे, तो उस वक्त उन्हें ये लगा कि बाहर जाने की उनको इजाज़त मिल गई है, लेकिन फिर उनको रोक दिया गया। तो इसका मतलब ये कि हुकूमती और रियासती सर्कल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उन्होंने नवाज शरीफ के जाने के बाद उन्होंने ये तय किया था और ये तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को नहीं जाने दिया जाएगा, और वो सबसे बड़ी रुकावट है किसी भी मफाहमत के लिए। अब दूसरा रास्ता है मज़ाहमत का। मज़ाहमत का पहला सेटबैक तो ये हुआ कि नवाज शरीफ चले गए और फिर वापस नहीं आए। अगर वो 5-6 महीने बाद वापस आ जाते तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। देखिए 2000 में भी यही हुआ था, पूरी पार्टी एक जगह खड़ी हुई थी। 12 अक्टूबर 1999 से लेके जब तक नवाज शरीफ को सजा नहीं हुई और वो जेल नहीं गए, उस वक्त पूरी पार्टी एक जगह खड़ी थी। पार्टी कब बिखरी? 2000 जी। उस वक्त बिखरी जब नवाज शरीफ बमे फैमिली मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन क्या था? कोई एक PMLQ बन गई, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, और पार्टी अपनी जगह जो है वो बिखर सी गई। लेकिन ये क्रेडिट मियां साहब को जरूर जाता है कि उन्होंने आज तक मुस्लिम लीग नून को PMLQ के निकलने के बावजूद दोबारा रिवाइव किया, खड़ा कर दिया। अब एक मरतबा फिर वो पास चले गए। तो इस तरह मज़ाहमत नहीं होती, इस तरह मज़ाहमती सियासत नहीं हुआ करती। ये नहीं हो सकता कि जो टॉप जो लीडर है वो लंदन में बैठे। लेकिन सर देखिए, अर्ज ये है मज़हर साहब, ये आपका नुक्ता बड़ा अहम है, मैं इसी नुक्ते को हुमा साहब की तरफ लेकर चलता हूं। मज़ाहमती सियासत मियां साहब भले नहीं कर रहे, और ये 2000 में भी यही हुआ था, मियां साहब चले गए, पीछे कोई था ही नहीं कोई उस कैंपेन को चला था। लेकिन अब मरियम मौजूद है, हुमा साहिबा, अब मरियम है जो कि मज़ाहमती सियासत को एक अगले दर्जे पे ले जाकर कर रही हैं। क्या वो मज़ाहमती सियासत काम नहीं आ रही है नून लीग के? अब तो सिंध में भी वो कहते हैं, जनाब PTI कहती है हम अपने झंडे गाड़ेंगे, वहां पर भी कोई मामला जो है वो नून लीग के हाथ में नहीं है, पंजाब की हद तक महदूद होकर रह गई। देखिए जी, सिंध में तो आपको वाकई नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वहां पर इस वक्त थोड़ी सी नर्वसनेस है। आज बिलावल साहब की भी तकरीर आई है और हर कोई टीवी पे बैठ के यही कह रहा है कि जी ये इस तकरीर का मकसद मंशा क्या है, आप ही की हुकूमत थी, आप ही ताकत में थे, आप ही कह रहे हैं ये काम नहीं हुए। तो पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली नर्वस है जो इस वक्त PTI की रिसेंट ऑनस्लॉट हुई है, और जाहिर है आज़ाद कश्मीर में भी तक़वियत मिली है और जो ज़मीनी इलेक्शंस जीते उसमें भी तक़वियत मिली है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया PMLN के हवाले से, वहाँ मैं 3 बातें कहूँगी। देखिए, स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है, स्ट्रैटेजी फेलियर है और लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। मज़ाहमत भी जम के नहीं हुई और मफाहमत भी जम के नहीं हुई। ये कॉन्स्टेंटली ग्रास हॉप करते हैं, मज़ाहमत पे जाते हैं, फिर मफाहमत पे जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं मिलता जैसे मजहर ने कहा तो फिर
मज़ाहमत पे जाते हैं और हर दफा जब ये ग्रास हॉप करते हैं एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ, तो इनका बयानिया भी कमजोर होता है और इनका थ्रस्ट भी कमजोर होता है। और फिर जिस तरह से इनके जमात इनको आगे आके डिफेंड करती है, उसमें भी टोटल फेलियर है और फ्रेगमेंटेशन है। खाकान अब्बासी साहब का ट्रैक अलग है, जुबैर का ट्रैक अलग है। जुबैर आके टीवी पे कह देते हैं कि जी हमारी बातचीत हो गई है, हमारी दोस्ती हो गई है, वही अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं। उसके बाद फिर एक सीरीज शुरू होती है डैमेज कंट्रोल की। वो कहते हैं वो इसलिए नहीं कहा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा था, गलत समझा गया, उनका मतलब कुछ और था, जोश खिताबत में ये कह गए। इस तरह सियासत नहीं होती जी, स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है। और मैं दोबारा गुजारिश करूंगी कि ये जो है इट इज फ्रॉम द टॉप। इस वक्त पीएमएलएन के पास एक लीडरशिप क्राइसिस है। मेरा ख्याल है पीएमएलएन में लोगों को यही नहीं पता कि लीडर कौन है या किस लीडर को सपोर्ट किया जाए अपने आप को आइंदा सियासी तौर पर फार रखने के लिए। इसलिए आपको पीएमएलएन के अंदर कैंप पॉलिटिक्स नजर आती है। अच्छा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने उठाया मजहर साहब। एक चीज जो इसका तरफ बिलावल साहब ने जिक्र किया है वो है कि जी अपनी पार्टी के अपने कारकुनों को कहा है कि आप तैयारी करें, किसी वक्त भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। सर ये किन बेसिस पे है आम इंतखाबात किसी भी वक्त? और फिर देखिए तैयारी करना इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं। देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त, वैसे तो इस मुल्क में कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम इंतखाबात क़ब्ल वक्त होंगे। अगर होंगे भी तो इमरान खान तय कर सकते हैं कि 2022 के एंड में या 2023 के शुरू में। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब की और चौधरी परवेज इलाही की जो पिछले माह मीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को पहली मरतबा चौधरी मुनीस इलाही को काबीना में लेना पड़ा, और वो वहां उनकी साइन ऑफ नर्वसनेस थी। यहाँ मुझे साइन ऑफ नर्वसनेस नजर नहीं आ रही। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। जो स्ट्रैटेजी थी वो उन्होंने, जो इनके दरमियान मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान, तो जरदारी साहब ने ये कहा कि इस मरतबा सिंध को मैक्सिमम जो पीपल्स पार्टी वहां से नशिस्तें जीतेगी और उसकी मैंने प्लानिंग की हुई है। कराची की सीटें उसका हिस्सा हैं कि वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पंजाब में नशिस्तें नहीं मिलेंगी थोड़ी बहुत सदर्न पंजाब में अगर मिल जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं है। बलूचिस्तान उनका कोलिशन तो बन सकता है बलूचिस्तान के साथ, लेकिन वहां पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। तो रह के सिंध में कितनी नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतना चाहेगी, वो उन हलकों में भी जो है प्लानिंग कर रहे हैं, जिन हलकों में फंक्शनल मुस्लिम लीग और ये दूसरी जमातें जो एंटी पीपल्स पार्टी हैं वहां से जीतती हैं, वहां भी उन्होंने किया। और कराची में खास एक प्लानिंग हो रही है जिसके तहत कराची की मैक्सिमम नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतने की। इसीलिए पीटीआई जो है वो आ रही है। अब पीटीआई का क्या फ्लॉ क्या है? पीटीआई ने वो जिम्मेदारियां एक ऐसे शख्स को दे दी हैं जो टेस्टेड है, जो अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, उनको तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है। अरबाब गुलाम रहीम क्या डिलीवर करेंगे जब उन्होंने पिछले वो चीफ मिनिस्टर रहे 2004 से 2007 तक? मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अपने लोगों पे इन्हिसार करना चाहिए था, और बहुत देर की शुरू से 2018-2013 से रूरल सिंध में तो जाके काम ही नहीं किया पीटीआई ने, बदकिस्मती से। इसलिए वो वही डिपेंडेंट्स हैं। अब अरबाब रहीम हो, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा हो, पीर पगाड़ा हो, जतोईज हो, ये इनका जो भी एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनता है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे जाके काम नहीं करते। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो स्ट्रैटेजी कामयाब रहेगी। हाँ, इमरान खान आए, खुद बैठे यहाँ, कुछ हफ्ते गुजारे यहाँ, रूरल सिंध में कई दौरे करें, वो करें, उसमें भी जो है उनको चांसेस इलेक्टेबल्स कुछ मिल जाएंगे उनको, यकीनन, जो पहले भी मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कराची को, एक तो कराची के नशिस्तें क्या वो रिटेन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है उनके पास इस चीज के इम्कानात इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वैक्यूम बहुत है। अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी के उस वैक्यूम को फिल करे और पीटीआई अपनी नशिस्तें रिटेन
दूसरा पीटीआई और उसके लिए मतलब साहब आपने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा अच्छा तजिया पेश किया कि पीटीआई की जो चॉइस है हुमा साहिबा, जिस घोड़े पे वो बेट लगा रहे हैं, मतलब अरबाब गुलाम रहीम एक टाइम के बाद वजीर आला रहने के बाद ही वाज टोटली आउट ऑफ द पिक्चर, कहीं नजर नहीं आते थे, फिर कुछ देर के लिए नजर आए, फिर उस गायब हो गया, फिर पीटीआई के मंजर पर नजर आ रहे हैं। एक तो उनका जिस पे वो बेट कर रहे हैं घोड़े पे वो, दूसरा ये कि अंदरूने सिंध इनकी सियासत बिल्कुल नहीं थी, उसके लिए भी उन लोगों को चुना जा रहा है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं जाते। अभी मदद साहब ने कहा ये बैड चॉइस है, इसका मतलब पीपल्स पार्टी को कोई थ्रेट नहीं है पीटीआई से इस तरह की चॉइसेस के बाद। नहीं, मैं थोड़ा सा मजहर से डिसएग्री करूंगी। मजहर का एनालिसिस जिन पॉइंट्स पे मुनासिब है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन जो पॉइंट शायद मैं फैक्टर इन कराना चाहूंगी वो ये है कि जी ये पीटीआई की परफॉर्मेंस नहीं होती या पीटीआई के परफॉर्मेंस नहीं होते जिसकी वजह से वो कश्मीर में इलेक्शंस जीत गए या दूसरी जगह इलेक्शंस जीत गए, या ओवरऑल आपको पीटीआई जो है वो 2 साल सेल ओवर कर गई, बावजूद इसके कि डे 1 से ऑपोजिशन थी और साथ भी खड़े थे और अलहदा भी खड़े थे पीटीआई के खिलाफ, और सब पीटीआई को टारगेट भी करते हैं। पीटीआई की ऑनस्लॉट आपको इसलिए इस वक्त नजर आती है, पीटीआई आपको इसलिए इस वक्त मुस्तहकम नजर आती है क्योंकि ऑपोजिशन इतनी कमजोर, फ्रेगमेंटेड और कंफ्यूज्ड है। तो ये बात नहीं कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात नहीं है या पीपल्स पार्टी अपनी रिवाइवल नहीं कर सकती या पीटीआई किन घोड़ों पर समझिए बेट कर रही है सिंध में वापस आने के लिए या किन मोहरों को इस्तेमाल करना चाहती है, वो बात अहम ही नहीं है। बात ये है कि पीपल्स पार्टी की अपनी रिवाइवल, डैमेज कंट्रोल, जो इस वक्त एक बयानिया बन गया है कि कुत्ते लोगों को काट रहे हैं और उसकी दवाई नहीं है और करप्शन है और सेफ सिटी का मजाक बनकर रह गई है, ये वो तमाम सवाल हैं। ये वैसे आपकी बात ठीक है, एग्री करते हैं इससे, आई थिंक सब लोग एग्री भी करेंगे कि पीपल्स पार्टी को शायद बयानिए का इतना मसला नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम फॉर पीटीआई, पीपल्स पार्टी सॉरी, उनको परफॉर्मेंस करनी है, बयानिया नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल्स पार्टी वो क्या कर पाएगी। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं जी। अच्छा मतलब साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे, जरा क्विकली कमेंट कर दीजिएगा सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, मां के अपना ओपिनियन होगा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इसके जो जिन चीजों पे वो रिलाय कर रहे हैं वो लोग, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आप देखें कि सिंध के अंदर जो दूसरी बड़ी जमात है वो जेयूआई बन के उभर रही है, वो पीटीआई या कोई और लीग नहीं, वो लाड़काना में भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी। तो जो पीटीआई की स्ट्रेटेजी है रूरल सिंध की, उसमें मुझे बेसिक फ्लॉ ये लग रहा है कि जिन लोगों के थ्रू वो जा रहे हैं शायद वो लोग उनको वो नताइज ना दे पाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब साहब इंतहाई मशकूर सर, आपके कीमती साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। नून लीग की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन असल मसला पार्टी क्या मज़ाहमती बयानिया नहीं बल्कि नून लीग की कंफ्यूजन है, वरना जो शवाहिद हैं वो नून लीग के बयानिए को तक़वियत देते हैं। और हालत यह है कि नून लीग के बदतरीन मुखालिफ भी बातों ही बातों में नून लीग के बयानिए की तस्दीक करते नजर आते। बयानिया नून लीग का है लेकिन जोर हुकूमत लगा रही है, सिविल बालादस्ती का नारा नून लीग का लगा रही है, सियासत मदाखलत का दावा नून लीग का है, लेकिन इस दावे के हक में सबूत पीटीआई की सफों से दिए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा खुलकर आजाद कश्मीर इलेक्शन में भी इदारों की मदद के दावे कर रहे हैं, सीटों की तकसीम के वादों की बाज़गश सुनाई दे रही है, हुकूमती वजीर एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी को सियासत की मौत करार दे रहे हैं। हत्ता कि खुद इमरान खान भी कभी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत के बयानिए के अलमबरदार थे। मातहत अदालतों के जज से लेकर आला अदलिया के जज भी एस्टैब्लिशमेंट की इक्तदार के से छेड़छाड़ निशानदही करते चुके हैं। इस हवाले से ताजा तरीन बयान वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का है, जिन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के मज़ामती बयानिए और एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ पर एक बार फिर शदीद तनकीद की, लेकिन शायद जज्बात में आकर नून लीग के सिविल बालादस्ती के बयानिए की हिमायत कर गए। बदनसीब है नवाज शरीफ, जिस फौज ने उसको जो GHQ के गेट की पैदावार है, जनरल जिलानी से पहले इस मुल्क में उसका कोई नाम नहीं जानता था, जो फौजी नर्सरियों से निकला, कोई एक स्टेटमेंट एक सिंगल कालमी उसकी बता दे। और जुल्म की बात यह है कि उसी फौज के खिलाफ बदजमानी करता है, सारी जिंदगी लगा रहे, ये लोग इक्तदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। शेख रशीद उस वक्त पीटीआई हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, इनसे पहले रहने
संभालने वाले वजीर दाखिला एजाज शाह भी कमोबेश यही बात कर चुके हैं। एजाज शाह का कहना था कि अगर नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ न अपनाते तो चौथी बार भी वजीर आज़म बन सकते थे। इमरान खान भी दावा कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत करती है और कैसे नापसंदीदा जमात को हुकूमत से बाहर कर देती है। इस हवाले से उन्होंने मिसाल भी मुस्लिम लीग नून की ही दी थी, जो आज भी इक़्तिदार से बाहर है। खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने भी ऐसे ही दबाव का एतराफ किया था। में मदाखलत और इंतखाबी अमल से छेड़छाड़ के हवाले से पीटीआई आजाद कश्मीर के अहम रहनुमा और वजीर आजम आजाद कश्मीर की दौड़ में शामिल रुकने असम्बली सरदार तनवीर इलियास का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो वाज़े तौर पर इलेक्शन मुहिम में इदारों की मदद मिलने का दावा कर रहे हैं। हुकूमत कौन बनवाता है, किसकी मर्जी से इक़्तिदार मिलता है, असम्बली में किस पार्टी को कितनी नशिस्तें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, ये फैसले कौन करता है? क्या ये फैसले अवाम की हिमायत के बजाय कोई और करता है? इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा नबील गबोल का एक मानी खेज बयान जेर गर्दिश है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में हमसे जितनी सीटों का वादा किया गया था हमें उतनी नहीं दी गई। इन बयानात को देखकर यूं महसूस होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया नून लीग का जरूर हो सकता है और है भी, मगर इस बयानिए को तकवियत देने में हुकूमती शख्सियात अहम किरदार अदा कर रही हैं। यूं पाकिस्तान का सियासी बंदोबस्त मजीद शकुको शुबहात का शिकार होता जा रहा है। एक वक्फा लेंगे और आपको बताएंगे कोरोना के हवाले से कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको हुकूमत ने दे दी है आखिरी डेट, उसके बाद आप पर लगेंगी पाबंदियां, आप पर होगी सख्ती। बात करेंगे इस हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, दूध सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन मिलावट सेहत के लिए खतरा बन सकती है। दुनिया भर में गाय और भैंस का डब्बा बंद दूध इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत बेशतर ममालिक में अब भी खुले दूध का रुझान है। दूध कैल्शियम से भरपूर और मुफीद तो होता ही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दूध कौन सा लेना चाहिए, खुला दूध लेना चाहिए या डब्बे वाला। माहिरीन का कहना है कि डब्बे वाला दूध भी भैंस से ही हासिल किया जाता है, मगर इसमें हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखा जाता है। दूध दोहने से लेकर उबालने और डब्बों में पैक होने तक किसी भी मरहले पर इंसानी हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और सारा काम जदीद मशीनों से लिया जाता है। जबकि खुले दूध में दो मसले होते हैं, एक ये कि खुले दूध की फरोख्त का कोई बाकायदा निज़ाम ना होने की वजह से इसमें मिलावट के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। इस हवाले से आए रोज़ फूड अथॉरिटीज़ की जानिब से मिलावट शुदा और केमिकल ज़दा दूध पकड़ने की कार्रवाइयाँ भी सामने आ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के आप सदर हैं अली अहमद खान साहब। उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली वजह क्या है। सर अली साहब, ये एक सेक्टर है जो कि कमाई का जरिया भी है और पाकिस्तान में करोड़ों लोग दूध का इस्तेमाल भी करते हैं। ये सेक्टर अब तक रेगुलेट क्यों नहीं हो पाया? इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों नहीं बन पाई? कौन कौन सी वजूहात हैं जो इसके आड़े आती? आप सही कह रहे हैं अली। अगर देखें, ये डेयरी सेक्टर जो है ना, ये ट्रेडिशनली इसको आप समझ लें कि ये एग्रीकल्चर की भी कॉटेज इंडस्ट्री ही रही है। तो इसको ज़्यादातर बैकयार्ड फार्मिंग, ट्रेडिशनली बैकयार्ड फार्मिंग रही है और इसको ना थ्रू आउट जो सप्लाई चेन है, जो वैल्यू चेन है, उसमें इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं और वो क्रॉप्स के साथ इसको भी करते हैं। तो इसको कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। इसको हमेशा समझा गया है कि ये इसके साथ क्रॉप्स के साथ ही इसको भी, फार्मिंग को भी ट्रीट किया जाए। सही। अच्छा, इसमें साल 2016 से लेके अब तक जो डेयरी की जो सनत है उसको जीरो रेटिंग की सहूलत दी गई थी, इसके कोई फायदे हुए, कुछ डिविडेंड इसके आए जब ये इसको बाकायदा ये स्टेटस दिया गया? जी, ये अली, लेट मी जस्ट करेक्ट यू लिटिल बिट। यहाँ ये 2006 से 2016 तक था और उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ वाज 130% और हमने उस टाइम पे बहुत सारा प्रोग्रेस किया वैल्यू चेन में। हमने फार्मर से बहुत दूध खरीदा एंड वी वेंट अप फ्रॉम समथिंग लाइक कोई 500 मिलियन लीटर से कोई 1.5 बिलियन लीटर पे हम चले गए थे दूध कलेक्ट करने में। हमने बहुत सारे मिल्क कलेक्शन सेंटर्स लगाए, हमने फैक्ट्रीज लगाई, इसको बहुत हमने ऑर्गेनाइज। ये सेक्टर जो है ये बिल्कुल टेक ऑफ के स्टेज पे था 2016 पे, जब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया था और ये एक इंडस्ट्री बन गया था। तो इसको वापस लिया गया। अब इसको अगर बहाल किया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका मुतालबा भी है, ये बहाल किया जाता है तो फिर इसका फायदा क्या होगा?
जी देखें, अच्छा, अब ये देखते हैं कि उसका नुकसान पहले क्या हुआ जब 2016 में ये हमसे ले लिया गया, जीरो रेटिंग का जो सेल्स टैक्स रिजीम है वो ले ली गई। उसके बाद विदाउट एक्सेप्शन सारी कंपनीज ने नुकसान उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें, जब हमने उसको प्राइसिंग में उसको पास थ्रू करने की कोशिश की तो हमारे वॉल्यूम्स गिरना शुरू हो गए। और सारी 2016 से लेके 2020 तक सारी जो कंपनीज हैं वो उनका वॉल्यूम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से भी कम आ गई। और ये एक वॉल्यूम बिजनेस है। तो हमने फार्मर से दूध खरीदना कम कर दिया, हमारे वॉल्यूम खुद गिरना शुरू हो गए, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गई। तो ये सारे हमें विदाउट एक्सेप्शन सारी कंपनीज जो थी वो लॉस में जाना शुरू हो गई, और काफी साइजेबल लॉस। उसके अलावा फिर इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, फार्मर्स से दूध खरीदने में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, जो वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट थी वो सब जो है वो बंद हो गई। इस इंडस्ट्री को 2016 से लेकर 2020 तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, अब सर इसको बहाल करने का मुतालबा है, फिर एक रेगुलेट करने की बात भी की जाती है। खान साहब, जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो सूबाई सतह पर रेगुलेटरी एक अथॉरिटी या कोई कमेटी बनी हुई है, आप समझते हैं कि वो अपना काम सही तरह कर रही है, या आपका मुतालबा है कि अलहदा से बिल्कुल एक और इदारा बनाया जाए जो कि डेयरी सेक्टर को रेगुलेट करे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा अली साहब। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मुतालबा था जीरो रेटिंग को रिस्टोर करने का, और खास तौर पे जो इस की जो इकोनॉमिक टीम है उसने इसमें इंटरेस्ट लिया। हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस की और इन्होंने ये जीरो रेटिंग को रिस्टोर कर दिया है, राइट। तो दैट्स द गुड न्यूज, पहली बात तो ये। और मैं इसके में जो फवायद हैं उनके बारे में बात करूंगा। अच्छा, आपने बात की कि रेगुलेटरी रिजीम की, तो अगेन जिस तरह हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा ये जब जीरो रेटिंग ले ली, उसी तरह जब ये रेगुलेटरी रिजीम जो है पिछले 5-7 साल में जब ये चेंज हुई और जब ये प्रोविंसेस के पास आई, तो देयर वाज एक कंफ्यूजन सी थी कि इसको रेगुलेट किसने करना है और किस एक्सटेंट तक करना है और क्या लॉज होंगे। तो हर प्रोविंस जो है उसने अपने लॉज बनाने शुरू कर दिए, और क्योंकि ये एक नई फील्ड थी तो इसमें एक्सपर्टीज भी नहीं थी, तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काफी नुकसान हुए। अगेन ये काउंसिल ऑफ कॉमर्स, एक हमारा मुतालबा था कि लॉज जो है इस मुल्क में वो एक ही होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। तो इस साल के शुरू में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ने आके ये इस बात पे भी एग्री किया कि जो लॉज हैं वो फेडरल होंगे, PSQCA के पास होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंसेस के पास होगी। तो ये भी एक बहुत मेजर एडवांस हुआ है इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने में, जो कि ये इस गवर्नमेंट की टीम ने किया है। अच्छा, ठीक। तो सर, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा कंज्यूमर एंड पर आते हैं। कंज्यूमर सर ये देखता है उसको कम कीमत पे खुला दूध मिल जाता है, वो उसको भी अपनी सहूलत समझता है कि जी खुला दूध है। उसको शायद ये अवेयरनेस नहीं है कि उस खुले दूध में उसकी सेहत को कितना नुकसान है, और वो जितने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है उस खुले दूध से, उतने पैसे बाद में अस्पतालों के चक्कर और अद्वियात में उसके लग जाते होते हैं। तो सर, इसमें जो पैकेजिंग और खुला दूध, इसमें जो तजाद है कीमत का और फिर एक डिफरेंस है क्वालिटी का, मैं चाहूंगा जरा उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा आप। राइट, देखिए, पहली बात तो ये कि ये अंडरस्टैंड करने की बड़ी जरूरत है कि दूध जो है ना वो एक बड़ा सेंसिटिव फूड आइटम है, राइट। तो और ये बहुत जल्दी, जो हाउसवाइफ्स वगैरह हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। पूरी थ्रू आउट द सप्लाई चेन दूध की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ता है एट अबाउट 5 डिग्रीज। अच्छा, अगर आप इसको ना करें तो इसकी पैकेजिंग कम से कम बहुत स्पेशल होनी चाहिए, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जो हम जिसमें पैकेज करते हैं इसको। तो अब जो ये आई थिंक ये बड़ी बोल्ड मैं स्टेटमेंट करने लगा हूं कि जो इस मुल्क में खुला दूध बिक रहा है वो विदाउट एक्सेप्शन, वो उसको अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द लॉज उसको दूध नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आप उसका केमिकल एनालिसिस करें, उसको लेबोरेटरी में लेके जाएं, तो वो दूध के जो रेगुलेशंस हैं उनमें वो क्वालिफाई नहीं करेगा, राइट। अगेन ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन जो पैकेज्ड मिल्क है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से दैट इज रियली द ट्रू मिल्क। अच्छा, ये क्यों जरूरी है कि दूध जो है उसको बेस्ट फॉर्म में
कंज्यूम करना चाहिए, जिस तरह पैकेजिंग होती है। और ये एक ग्लोबल पैकेज, ये एक ग्लोबल फॉर्म है जिसमें दूध ट्रांसपोर्ट होता है और ये स्टोर होता है और कंज्यूम होता है। वो ये इसलिए जरूरी है कि जब ये दूध खराब होता है तो इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये 5 डिग्रीज पे ना रखा जाए या ये पैकेजिंग में ना रखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो दूध की नॉट ओनली वो दूध की सारी न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत को तबाह कर देते हैं, लेकिन वो कंज्यूम करने के लिए सेफ भी नहीं है। तो उससे ना सिर्फ घर के लोग जो हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं वो बीमार होंगे, लेकिन अगर वो दूध घर में किचन में अगर वो रखा जाए तो उससे और जो किचन की जो एनवायरनमेंट है, जो खाने हैं, वो भी खराब होंगे। तो जो लोग दूध नहीं भी कंज्यूम करेंगे, अगर वो खराब दूध घर में रखा जाए तो वो भी बीमार होंगे। तो ये जरूरी है समझना कि ये आप ये समझ लें कि जी ये सस्ता है, इसको आप खरीद लें, इसको कंज्यूम करें, लेकिन वो दूध नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें फूड सेफ्टी नहीं है, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन एक वक्फा यहां पर लेंगे। जो लापरवाही हमने की थी उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब हुकूमत ने ठान ली है कि वो हम सबको वैक्सीन लगा कर रहेगी, वरना वो वार्निंग क्या है आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ईद की लापरवाही और बदएहतियाती के संगीन नताइज सामने आने लगे। वैक्सीनेशन में सुस्ती पुस्ती पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। हुकूमत सख्त फैसले लेने पर मजबूर हो चुकी है। वैक्सीनेशन न कराने वालों को हतमी डेडलाइन दे दी गई है। 31 अगस्त तक जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इनका दफातर और काम की जगहों पर दाखिला बंद कर दिया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, होटलों, दुकानों और शॉपिंग सेंटरों में काम करने वाले अफराद को ड्यूटी पर नहीं जाने दिया जाएगा। आज एनसीओसी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि मुल्क में अभी तक कोरोना वबा से मुतालिक गैर संजीदा रवैया पाया जाता है। जैसे ही कोरोना की वबा में कुछ कमी आती है तो लोग समझते हैं कि वहां वबा खत्म हो चुकी है, वैक्सीनेशन ही मौजूदा हालात से निकलने का वाहिद हल है। इसीलिए यह फैसला किया गया है कि 31 अगस्त तक जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई उन्हें काम करने की इजाजत नहीं होगी। बोर्ड, कंडक्टर, हेल्पर, स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो उनको ये काम करने की इजाजत नहीं होगी। स्टूडेंट्स जो हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो उनके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें अगर काम करते हैं लोग, क्योंकि उनका भी अवामी राब्ता होता है, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख है। जो पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं, 31 अगस्त फाइनल डेट है। उसके बाद जो है आप दफ्तर नहीं आ सकेंगे, तो उससे पहले आपने वैक्सीन लगवानी है। दुकान के अंदर काम करने वाले, खासतौर पर शॉपिंग मॉल, जो चेन स्टोर्स हैं, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग जहां पर लोग बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं, 31 अगस्त के बाद यहां पर पाबंदी होगी आपकी काम करने के लिए, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई भी। पूरे मुल्क में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और सबसे बुरी सूरत हाल कराची की है, जहां कोरोना केसेस की शरह 20% से ऊपर जा चुकी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी आज इस तशवीशनाक सूरत हाल पर बात करते हुए कह चुके हैं कि कराची में वबा का फैलाव तेजी से नजर आ रहा है। केसेस बढ़ने की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। वबा की तेजी इस वक्त खुसूसी तौर पर कराची में ज्यादा दिख रही है और उसकी सूरत हाल ये है कि कराची में अगर हम टोटल सारे शहर को देखें तो तकरीबन 50% जो बेड्स हैं जो क्रिटिकल केयर के लिए हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, और अगर हम कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो शायद उनके यहाँ दबाव इससे भी ज्यादा है। इसी संगीन सूरत हाल के पेश नजर सिंध हुकूमत कराची में लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रही है, जिसका फैसला कल यानी जुम्मे को वजीर आला सिंध करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत जनाब नौशीन हामिद साहिबा से डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बड़े अच्छे इकदाम है जो गवर्नमेंट करने जा रही है, लेकिन मुझे ये बताइए इनको इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगी आप 31 अगस्त के बाद? बिल्कुल जी, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त केसेस आ भी रहे हैं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, और तो ये इनफ एविडेंस है ये समझने के लिए वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को। इसके लिए जाहिर है कि अब लोगों को, पहले तो लोग वॉलंटरीली जो आए हैं और अब जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ा दी गई है कि तकरीबन आपने देखा है कि 2 दिन पहले 7 लाख और 78,000 लोगों को एक दिन में लगी है, और असद उमर साहब ने जो नेक्स्ट टारगेट दिया है वो 10 लाख लोगों का पर डे है। तो इसके लिए अब हमने लोगों को मोटिवेट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि लोग आए। इसके लिए एक तो लोगों को उनके डोर स्टेप
पे जो है अब उनको अप्रोच किया जा रहा है। पंजाब के 4 बड़े शहरों में मुहिम शुरू हो गई है डोर टू डोर कैंपेन की, और वो घरों में जाके वैक्सीन लग रही है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी। तो अब बाकी ये कि जो लोग नहीं लगाएंगे उनके लिए आज अनाउंस कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। आपने किसी भी पब्लिक जगह पे जाना है, आपको वो दिखाना पड़ेगा। उसके बगैर ना आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकेंगे, ना किसी मार्केट में जा सकेंगे, ना आप ट्रेवल कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी यूज नहीं कर सकेंगे। जो टीचर्स हैं वो लोग स्कूल्स में जाके पढ़ा नहीं सकेंगे अगर उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। बल्कि हर वो शख्स जिसकी पब्लिक से डीलिंग है उनको इजाजत नहीं होगी अपने काम जारी रखने की। तो इसके ऊपर ज़ाहिर लोकल इंतजामिया जो है वो मुतहरिक होगी और वो इन लोगों को इंश्योर करेगी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उनके पास मौजूद हो, तभी वो किसी किस्म की भी पब्लिक। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि अभी तक तो वैक्सीनेशन की ड्राइव बड़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह से, क्योंकि इसकी एक वजह और भी है कि लोग बहुत कम तादाद में आते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में। इस वार्निंग के बाद मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर सारे पाकिस्तानी चल पड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स तो आपको नहीं लगता दबाव भी बढ़ेगा? तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? आपका अमले की ज्यादती आपके पास होनी चाहिए, इतनी डोजेस आपके पास होनी चाहिए। मतलब 22 करोड़ आवाम अगर वैक्सीनेशन लगवाना चाहे तो क्या इतनी डोजेस हमारे पास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो तकरीबन 7 करोड़ है, और वो टारगेट हमने अचीव करना है दिसंबर तक। उससे पहले अगस्त के एंड तक जो टारगेट है वो ये कि 40% पॉपुलेशन ऑफ ऑल बिग सिटीज जो है उसको हमने कवर करना है। तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल वाफिर मिकदार में वैक्सीन भी मौजूद है, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं, मजीद अमला जो है वैक्सीनेटर्स का वो भी भर्ती किया गया है, मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो भी इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, वो भी गली गली फिर रहे हैं, यूनियन काउंसिल्स में खुद जा रहे हैं। तो बिल्कुल, और जिस तरह से अभी आपको मैंने बताया कि 10 लाख की कैपेसिटी का टारगेट हमारे पास है, जो कि असद उमर साहब ने दिया है एनसीओसी की तरफ से कि डेली हम 10 लाख का टारगेट को टच करें और 10 लाख लोग आके अपने आप को वैक्सीन कराएं। इसके लिए पूरी हमारे पास जो है वो मौजूद है फैसिलिटीज। वैक्सीनेशन अब जो लगना शुरू होगी डॉक्टर साहिबा, क्या इसके औकात कार में इजाफा होगा? अगेन, क्योंकि जहरी बातें इन्फ्लक्स बढ़ेगा, औकात कार में इजाफा होगा। आपका बड़ा अच्छा इकदाम है, लाहौर में एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर आपने कायम किया है। इस तरह के मजीद सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोबाइल यूनिट्स भी अब लाहौर में और रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इन बड़े शहरों में मोबाइल से जो हमारे यूनिट्स हैं वो भी अब यूनियन काउंसिल्स में खुद जा रहे हैं। तो हर तरीके से इंशाल्लाह ताला कोशिश की जा रही है, और जो बड़े बड़े अदारे हैं जैसे ओगरा हो गया, पीएसओ हो गया, इन सारों को भी असाइनमेंट्स दी जा रही है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो एम्प्लॉयज मौजूद हैं। तो ये जो बड़े, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं, उनको भी ये टास्क दिए गए हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके तमाम एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज जो है उसको वो वैक्सीनेट कराएं। तो जितने भी मुख्तलिफ तरीके हैं वो तमाम जो है इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, मार्केट्स एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहां पे कोरोना सबसे ज्यादा फैलता है, तो क्या दुकानदारों से भी ऐसे सर्टिफिकेट्स उनके पास होना लाजिम करार पाएंगे कि वैक्सीनेशन लगवाएं और सर्टिफिकेट जो है उनके पास होना चाहिए? ये मार्केट्स में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, मार्केट्स के अंदर तो मैं समझती हूँ कि एसओपीज के ऊपर जो अमल दरामद है वो ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि जिन शॉप्स के अंदर देखा जाएगा कि मास्क के इस्तेमाल के बगैर कोई वहां पर क्लाइंट्स हैं या दुकानदार मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे या एक फिक्स तादाद से ज्यादा लोगों को एट अ टाइम दुकान में आने दे रहे हैं या मार्केट के अंदर, तो हमारे पास आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे सील भी की गई हैं दुकानें और फाइन्स भी उनको हुए हैं। तो यहाँ पर मार्केट प्लेसेस पे एसओपीज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अच्छा, एक तजवीज़ है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाए, और मेरा ख्याल है ये बड़ी ही अग्रेसिव मूव होगी और लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके फोन जो है या सिमें जो है वो ब्लॉक हो जाए। हर किसी का राब्ता रहता है, तो क्या आप भी फेडरल लेवल पे भी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है? नहीं जी, अभी ये सिंध गवर्नमेंट की भी एक तजवीज़ ही है, इस पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ और ये कोई फाइनल नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग लोगों को दी गई है। वो तो बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है कि पाबंदियां लगाई जाएंगी, स्ट्रिक्टनेस की जाएगी, पर अभी इस किस्म की फिलहाल जो है वो, जिस तरह मैंने आपको जो दूसरे मेयर्स बताए हैं कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे आने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनको कंपलसरी होगा, ट्रैवलिंग के लिए कंपलसरी होगा, अभी दूसरे तरीके जो हैं वो
पहले इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अभी सिम्स वाली जो है मैं समझती हूँ कि वो अभी स्टेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।